हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर जूही एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो जून 26 में अपनी एग्जाम देने वाले हैं एंड जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया। एंड टू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने क्लियर कर लिया, बट वो स्टूडेंट्स जो किसी भी रीजन की वजह से क्लियर नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट्स जो 38 मार्क्स 39 मार्क्स में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था और फिर भी 1 मार्क या 2 मार्क के लिए रह गए। आई अंडरस्टैंड यू ऑल एंड दैट इज वाई मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, बिकॉज अ राइट गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सक्सीड। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो जून में पहली बार अपना एग्जाम देने वाले सीएस एग्जीक्यूटिव का, और जो अपना अटेम्प्ट ऑलरेडी दिसंबर में देके आए हैं और जो जून में वापस रीअपियर करने वाले हैं, मैंने उन सारे लोगों के लिए ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब ये स्ट्रैटेजी हम लोग ग्रुप वाइज देखेंगे पहले, दैट इज जो ग्रुप 1 के एग्जाम देने वाले उसकी स्ट्रैटेजी पहले समझेंगे, जो ग्रुप 2 देने वाले उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, एंड कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बोथ ग्रुप साथ में देने वाले होंगे जून 26 के लिए। सो दिस टाइम इज वेरी क्रूशल क्योंकि अभी हमारे पास बचा है मार्च, अप्रैल एंड मई। तो फटाफट से वो स्ट्रैटेजी को समझते हैं एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दो स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रुप 1 देने वाले हैं इन जून 26। ठीक है, ग्रुप 1 में हमारे पास में है 4 सब्जेक्ट्स, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल एंड सीएफएम। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को। अब मैं ना आप लोगों को एक रिवर्स कैलकुलेशन समझाना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे और प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो रिवर्स कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास में ना जो टोटल डेज है अभी के लिए, ठीक है, मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए, तो हम चालू करते हैं विद 1 मार्च, दैट इज टुडे ओनली। इसलिए मैंने पर्पसफुली आज वीडियो बनाया है ताकि आप 1 या 2 दिन बाद अपना ये फॉलो कर सकते हो टाइम टेबल। तो 1 मार्च से अगर आप देखोगे तो 31 मई तक वी हैव अप्रॉक्स 92 डेज करंटली। ठीक है, नाउ हमेशा हमेशा इट इज एडवाइजेबल कि आप कम से कम एग्जाम के पहले 2 रिवीजन करोगे। इट इज वेरी मच एडवाइजेबल, एटलीस्ट 2 रिवीजन करना। उससे ज्यादा करोगे तो वेल एंड गुड, वेरी मच बेटर, बट 2 तो कंपलसरी करने ही है। ठीक है, सो ये 2 रिवीजन कैसे होते हैं? तो जब आप पहला रिवीजन करते हो ना, तो पहले रिवीजन में आप लोगों को देना रहता है, फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे आप लोग दोगे 3 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है और आप लोग दोगे टोटल 3 दिन पर सब्जेक्ट, तो बनेगा आपका कुछ 12 दिन। ठीक है, अब आप करोगे सेकेंड रिवीजन। ठीक है, तो सेकेंड रिवीजन में आप लोगों को देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट दैट यू विल गिव इज 2 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो 2 डेज पर सब्जेक्ट एंड 4 सब्जेक्ट हो गए आप लोगों का 8 दिन। तो सबसे पहले ना आप टोटल नंबर ऑफ डेज में से फर्स्ट रिवीजन के लिए और सेकंड रिवीजन के लिए जो डेज चाहिए उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ देखोगे तो आपका रिवर्स कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से चलेगा। टोटल नंबर ऑफ डेज दैट वी हैव इज 92। फर्स्ट रिवीजन आप जब आप लोग करोगे तो 12 दिन जाएगा, सेकेंड रिवीजन करोगे तो टोटल 8 दिन जाएंगे। ये मिला के अब जो हमारे पास रिमेनिंग डेज बचे हैं दैट इज 72 डेज। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे आया 12 दिन और कैसे आए 8 दिन। 3 दिन जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो 3 डेज दो पर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हुए तो 12 दिन हो गए। जब दूसरा रिवीजन करोगे तो दूसरे रिवीजन हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, इसलिए 2 दिन देंगे पर सब्जेक्ट को, तो हो गए 4 सब्जेक्ट यानी आपके 8 दिन। तो 92 डेज में से आप ये 20 दिन टोटल माइनस कर लो तो बचेगा 72 डेज। ठीक है, अब अपने को ये 72 डेज के लिए बहुत सी अच्छी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन करना है। ठीक है, नाउ इन 72 डेज में से सबसे पहले तो हर एक 72 डेज, हर एक दिन में आप जो CAFM का सब्जेक्ट है, जैसे आपका जो अकाउंट्स है, उसकी प्रैक्टिस आप रोज करोगे, डेली प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना बेटर तरीके से आप उस पर कॉन्फिडेंस ले पाओगे उस सब्जेक्ट में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डर भी उसी सब्जेक्ट की वजह से जाते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं CAFM की वजह से अटक जाते हैं। तो इन 72 डेज जो हमारे बचे हैं फर्स्ट रिवीजन और सेकेंड रिवीजन को निकाल के, तो आप वो 72 डेज में रोज CAFM प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब हमारे पास बचे कुछ 3 थ्योरी सब्जेक्ट, एक JIGL, एक कंपनी लॉ और एक SBIL। ठीक है,
तो हम ना 72 डेज को डिवाइड करते हैं विथ 3 सब्जेक्ट्स, तो आप लोगों को कुछ मोटा मोटी 24 दिन मिलेंगे पर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बट अगर आप देखते हो तो क्या हमको 24 दिन ऐसे करके देना है? कुछ सब्जेक्ट में जैसे कंपनी लॉ में थोड़े से दिन ज्यादा चाहिए, एसबीआईएल में थोड़े से दिन ज्यादा चाहिए। क्यों? बिकॉज ये बार लेबर लॉ नया आया है, तो हमको लेबर लॉ पढ़ना होगा और अच्छे से। थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेबर लॉ, तो थोड़े से डेज ज्यादा चाहिए होंगे। तो अब आप जेआईजीएल, एसबीआईएल एंड कंपनी लॉ में ये डेज कैसे डिवाइड करोगे, तो मैंने आप लोगों के लिए वो भी दे दिया। नाउ सी, तो 72 डेज में से अकाउंट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग एवरी डे, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ में हम 21 दिन देंगे जेआईजीएल के लिए, 25 दिन देंगे कंपनी लॉ के लिए एंड 26 दिन देंगे हम लोग एसबीआईएल के लिए। तो ये कुल मिला के आपका 72 डेज होगा। एंड दिस विल बी योर प्लानिंग इफ यू आर preparing for appearing group 1 in June 26 एग्जामिनेशन। ठीक है, वेरी क्लियर। मैं आपको वापस से एक बार फास्ट समझा देती हूँ। तो हमारा ग्रुप 1 का प्लानिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग वीडियो के लास्ट में ये देखने वाले हैं इसके साथ साथ प्लानिंग में आपको कौन से टिप्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना है। तो वीडियो एकदम अच्छे से एंड तक देखना, ठीक है। तो फटाफट से समझते हैं टोटल कितने दिन है हमारे पास में। टोटल है 92 डेज। मैम 92 डेज कैसे आया? तो 1 मार्च से लेकर 31 मई तक का जो भी प्लानिंग, जितने भी डेज हो गए वो हो गए आपके 92 डेज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसमें से ना फर्स्ट रिवीजन के लिए एंड सेकंड रिवीजन के लिए कुछ दिन निकाल के साइड में रखने हैं। अच्छा, फर्स्ट रिवीजन आप करोगे तो हम मान के चलते हैं आप हर सब्जेक्ट को 3 दिन दोगे, तो 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, आ गए यहाँ पे 12 दिन। अच्छा, सेकंड रिवीजन थोड़ा सा और सुपर फास्ट होगा, तो आप यहाँ पे दोगे 2 दिन पर सब्जेक्ट, तो आप लोगों का आएगा यहाँ पे 8 दिन। तो फाइनल डेज अभी कितने बचे हमारे पास? तो हमारे पास बचे 72 डेज, ठीक है। अब इस 72 डेज में हमको हर एक दिन पे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ओके। एंड उसके साथ आप बाकी के दिन किसको देने वाले हो? तो आप जेआईजीएल के लिए दोगे 21 दिन, आप कंपनी लॉ के लिए दोगे 25 दिन एंड आप एसबीआईएल के लिए दोगे 26 डेज। एंड दिस इज हाउ योर ग्रुप 1 का प्लानिंग विल बी डन। आई होप नाउ वी आर क्लियर विद दिस। तो नाउ जो ग्रुप 2 देने वाले हैं, अब हम लोग उसकी प्लानिंग समझते हैं। सेम जैसे हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया था फॉर ग्रुप 1, वैसे हम लोग ग्रुप 2 के लिए करेंगे। ग्रुप 1 से थोड़ा बेटर मैनेज करना ग्रुप 2 पॉसिबल हो जाता है, बट वहां पे आता है टैक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लानिंग करनी कैसे है। तो ग्रुप 2 में है हमारे पास में सीएमएसएल, हमारे पास है ईसीआईपीएल एंड हमारे पास में है टैक्स, ठीक है। तो अब प्लानिंग ऐसे होगी कुछ कि अगेन वी हैव 92 डेज। आप 92 डेज में से फर्स्ट रिवीजन के लिए और सेकेंड रिवीजन के लिए कुछ दिन को साइड में रखोगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, फर्स्ट रिवीजन जब आप लोग करोगे फॉर ग्रुप 2, उस फर्स्ट रिवीजन में आप लोगों को देने हैं 4 डेज फॉर सीएमएसएल, ठीक है। 4 दिन आपको देने हैं सीएमएसएल के लिए, 4 दिन आप लोगों को देने हैं ईसीआईपीएल के लिए, एंड जो 7 दिन बचेंगे वो आप दोगे टैक्स के लिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके बनेंगे 15 डेज। तो देखो फर्स्ट रिवीजन के लिए वी विल बी डूइंग दिस 15 डेज, समझ आया। नाउ व्हेन यू विल गो फॉर सेकेंड रिवीजन, तो एग्जैक्ट आप इसका हाफ करोगे। 2 डेज यू विल गिव फॉर सीएमएसएल, 2 डेज यू विल गिव फॉर ईसीआईपीएल, 3 days you will give for direct tax and 3 days you will give for indirect tax। तो टोटल होंगे 10 दिन एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे 10 दिन, ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा प्लानर YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करने वाली हूँ, सो दैट आप लोग रेफर करना चाहो फ्यूचर में और ये प्लानिंग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल बी अटैचिंग दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी ग्रुप 2 की प्लानिंग कुछ इस तरीके से होगी कि 92 डेज है टोटल। फर्स्ट रिवीजन के लिए निकाल दो 15 दिन, सेकेंड रिवीजन के लिए निकाल दो 10 दिन, तो कुल मिला के हमारे पास में कुछ बचेंगे देन 67 डेज, ठीक है। नाउ 67 डेज में से जैसे आपको याद होगा तो हमने ग्रुप 1 में जितने भी दिन बचे थे उसमें हर एक दिन में सीएएफएम की प्रैक्टिस के लिए प्रोविजन रखा था, ठीक है। वैसे ही 67 डेज जो हमारे पास बचे ग्रुप 2 के लिए, हमको हर एक दिन देना होगा फॉर टैक्स, मतलब टैक्स को प्रिपेयर करना होगा एवरी डे, बराबर। तो अब इस बचे हुए 67 डेज को हम डिवाइड करेंगे 2 सब्जेक्ट में, सीएमएसएल एंड योर ईसीआईपीएल, ठीक है। तो देखो अगर आप ये 67 डेज को डिवाइड करोगे इनटू 2 सब्जेक्ट, दैट इज फॉर सीएमएसएल एंड ईसीआईपीएल, तो आपको कुछ बचेगा 33.5 डेज पर सब्जेक्ट, ठीक है।
हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते तो आप CMSL के लिए कितने दिन दोगे और ECIPL के लिए कितने दिन दोगे? तो आप दोगे CMSL के लिए 30 दिन, ECIPL के लिए 30 दिन, ठीक है। अब अगर आप देखते हो तो हमारे पास में ना 7 दिन और बचते हैं, तो ये 7 दिन हम लोग वापस से टैक्स के लिए डेडिकेट करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। वापस से फटाफट से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सो अगेन ग्रुप 2, इसलिए ग्रुप 2 मैनेज करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। जो भी ग्रुप 2 देने वाला है स्टूडेंट, वो प्लीज ध्यान से सुनना। तो अगेन हमारे पास में ये 92 डेज फर्स्ट रिवीजन के लिए हम 15 दिन साइड रखेंगे। कैसे आए 15 दिन? तो आप लोग दोगे 4 दिन CMSL के लिए, 4 दिन ECIPL के लिए एंड 7 डेज फॉर टैक्स। तो टोटल मिलके बने 15 दिन, ठीक है। अब सेकेंड रिवीजन भी हम लोगों को करना है, तो सेकेंड रिवीजन के लिए आप लोग दोगे 2 दिन फॉर CMSL, 2 दिन फॉर ECIPL, 3 डेज फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड 3 डेज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा 10 दिन। तो 92 डेज में से 15 डेज एंड 10 डेज को माइनस कर दो तो यू विल गेट 67 डेज। अभी 67 डेज को हम डिवाइड करेंगे 2 सब्जेक्ट में। मैम क्यों 2 सब्जेक्ट में? बिकॉज टैक्स की प्रैक्टिस तो हम लोगों को रोज करनी है, ठीक है। तो हमने 2 सब्जेक्ट में डिवाइड किया तो हमको कुछ 33.5 डेज पर सब्जेक्ट मिलेगा। सो इसीलिए अभी 33.5 डेज को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो आप CMSL के लिए दोगे 30 दिन, ECIPL के लिए दोगे 30 दिन। अभी भी हमारे पास 7 दिन बचते हैं, तो हम वो 7 दिन को डेडिकेट करेंगे वापस से टैक्स के लिए। एंड दिस विल बी योर प्लानिंग फॉर ग्रुप 2। So now let us discuss the planning for those students जो जून 26 में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों देना चाहते हैं। बट नाउ इट इज माय पर्सनल एडवाइस, ग्रुप 2 या ग्रुप 1 दोनों ग्रुप आप साथ में वही स्टूडेंट्स देंगे जिन्होंने ऑलरेडी दिसंबर में अपना एग्जाम दे दिया था एंड किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका एक भी ग्रुप बाकी है, कुछ भी बाकी है, तो आप लोग प्लानिंग करो कि आप लोग जून 26 में दोनों ग्रुप साथ में दोगे। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट है कि उनका ना या तो ग्रुप 1 पूरा प्रिपेयर हो गया अच्छे से या ग्रुप 2 पूरा प्रिपेयर हो गया अच्छे से, ओनली दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विल अपीयर एंड विल प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। सो अब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं फॉर बोथ द ग्रुप्स। फटाफट से वापस से देखते हैं। सेम मैनर में 92 डेज ही है हमारे पास में। अब हमको फर्स्ट रिवीजन के लिए और सेकेंड रिवीजन के लिए कुछ दिनों को साइड में रखना है, ठीक है। नाउ सी, सो 92 डेज है हमारे पास में। आप फर्स्ट रिवीजन के लिए 3 डेज रखोगे पर सब्जेक्ट। तो हमारे पास अभी बोथ ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास है 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 3 दिन देना है पर सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट को आप अगर 3 दिन दोगे तो आप लोगों के 21 दिन हो जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड रिवीजन विल बी थोड़ा सा सुपर फास्ट। तो आप यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स के लिए दोगे पर सब्जेक्ट 2 दिन, ठीक है। तो यू विल गेट सम 14 डेज। तो अगर आप 92 डेज में से 21 डेज एंड 14 डेज को माइनस कर लेते हो तो यू विल गेट 57 डेज, ठीक है। अब इस 57 डेज में आप लोगों को प्लानिंग करनी कैसे है? तो दिस विल बी योर प्लानिंग। नाउ ग्रुप 1 में आप JIGL को दोगे 7 दिन, कंपनी लॉ को दोगे 8 दिन, SBIL को दोगे 8 दिन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लेबर लॉ चेंज हुआ है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, तो हम देंगे उसको 8 दिन। CFM के लिए देंगे हम लोग 10 दिन, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड हम लोगों को प्रैक्टिस साथ साथ में करते भी रहनी है। देन ग्रुप 2 में आप अगेन CMSL को दोगे 8 दिन, ECIPL को दोगे 6 दिन एंड अगेन टैक्स को दोगे आप 10 दिन। तो इस तरीके से आपके 57 डेज का प्लानिंग होगा। I hope now we are clear with all the strategies। जो ग्रुप 1 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, जो ग्रुप 2 की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एंड जो बोथ द ग्रुप्स की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। I hope I am clear. The days are divided. The planning is being done. अब आपको पता चलेगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। Now coming to the very important part, आप चाहे जून 26 में ग्रुप 1 की एग्जाम दो या ग्रुप 2 की एग्जाम दो या दोनों ग्रुप की साथ में एग्जाम दो, आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ऐसी चीजें जो एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब हम लोगों को बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हर एक स्टूडेंट का कि मैम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, पढ़ाई करे कैसे, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी है। मैं आप लोगों के लिए ना इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपको शुरुआत कैसे करनी है वो समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 इज
आप लोग ना, हम लोग जब भी देखो, हम लोग तो क्लास में जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग हर एक चीज का एक हैंड रिटन नोट बनाते हैं। मैं क्लास में ही बच्चों को लिखाती हूँ और हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इससे ना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है, जब आप लिखते हो ना तो सबकॉन्शियसली आपकी मेमोरी में वो बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लास में ही सेव हो गया, ठीक है, हम लोगों को याद हो गया। तो आपको सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी क्लास में बने हुए रहेंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उसमें से पढ़ो। नहीं है तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ और उसमें से पढ़ो। तो स्टेप 1 विल बी, यू विल बी रिफरिंग टू योर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब वो जब आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको क्या समझेगा वहां पे, वो मैं बताती हूँ। तो हमने सपोज कोई भी थ्योरी आंसर किया, कोई भी लॉ के, हर एक लॉ का या हर एक थ्योरी आंसर का कुछ ऐसा कीवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन या कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता ही है जो आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए, जो आपको कंसेप्ट याद रखते टाइम पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिक होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग वो याद रख लेते हो ना, तो आपसे आंसर फ्रेमिंग और लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स एकदम समराइज फॉर्म में जब नोट्स पढ़ते हो ना, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वो होता है, आप लोगों को एक तो पहली बार में वो याद हो जाएगा, थोड़ा तो एटलीस्ट दिमाग में जाएगा। एंड आप हर एक कंसेप्ट, लॉ के आंसर या कुछ भी चीज में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सेंटेंस, प्रोविजन होगा ना, उसको आप फटाफट से याद रख पाओगे। इससे आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा याद होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाउट होता है बच्चों का, कि मुझे एक बार याद तो हो गया, ठीक है, मुझे सब कुछ याद हो गया, बट जब मैं लिखने जाता हूँ या लिखने जाती हूँ तब मुझे याद ही नहीं हो पाता और मैं आंसर लिख नहीं पाती, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि एक बार आपने अपने हैंड रिटन नोट्स रिफर कर दिए, फिर आप लोग है ना मॉड्यूल से एक बार रीडिंग करोगे। मॉड्यूल से या आपकी क्लासेस की या प्रिंटेड नोट्स होंगे उसमें से आप एक बार सिर्फ रीडिंग करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप लर्न करोगे, आई एम जस्ट सेइंग कि आप प्योर रीडिंग करोगे, ठीक है। बट रीडिंग ऐसा होना चाहिए कि आप फोकस पूरा इस पे करोगे, ऐसा नहीं कि साइड में मोबाइल चल रहा है, रील चल रही है और आप 2 मिनट इधर पढ़ लिया फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसी रीडिंग नहीं। रीडिंग मतलब फुल फोकस ऑन द रीडिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो चाहे आप मॉड्यूल से पढ़ो या आप आपकी क्लास के प्रिंटेड नोट से पढ़ो, दोनों भी चलेगा, रिफर कर सकते हो आप, ठीक है। अभी रीडिंग करते टाइम क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारा डाउट है कि आंसर लिखे कैसे, जब एग्जाम में हम लोग लिखने जाते हैं तो हमको लिखने आता नहीं है, भले याद होता है आंसर फिर भी, तो ये रीडिंग आपको उस चीज में हेल्प करेगा। जब आप रीड करोगे ना तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, आप लॉ का प्रोविजन पढ़ोगे, आप हर एक आंसर को पढ़ोगे। तो रीड करने से आपको सेंटेंस फ्रेमिंग और आंसर फ्रेमिंग याद होगी। सॉरी, तो आपने जो स्टेप नंबर 1 में किया था कि आपने कंसेप्ट का हर एक वर्ड, कीवर्ड वो सब याद रख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जब रीडिंग करोगे तो इन दोनों को चीज को कंबाइन करोगे, तो आपकी इससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 आता है, वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे ये चैप्टर एकदम अच्छे से आ गया या ये सब्जेक्ट एकदम अच्छे से आ गया, अब स्टेप 3 होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर आंसर राइटिंग। हम लोग लास्ट एंड मोमेंट तक जब तक एग्जाम देने जाते हैं ना, तब तक ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग पे फोकस ही नहीं करते, उनको लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है एक एक आंसर लिखने में। बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आपको नहीं समझेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है एंड आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे सब कुछ याद है, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, बट जब तक मैं लिखूंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की कहाँ जरूरत है। और इसी मिस्टेक की वजह से जब हम लोग फाइनल आईसीएसआई की एग्जाम देने जाते हैं और जहाँ पे बहुत कम मार्क्स आते हैं, वो कम मार्क्स इसीलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस चीज पे फोकस नहीं किया, ठीक है। तो आप ना पूरे सब्जेक्ट को खत्म होने का वेट मत करो, आप कोई भी एक आंसर उठाओ, आपका अगर फेवरेट आंसर है, आपको लगता है ना ये एकदम इजी आंसर है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, आप चलो वो वाला आंसर ले लो, बट उसको लिखो, अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन दो कि मैं इतने इतने मिनट में या इतने टाइम में ये आंसर लिखूंगी, एंड उस चीज को लिखो। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, जब आप वो लिखोगे ना, चाहे एक आंसर लिखा होगा ना एक दिन में आपने, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाउ टू डू दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड हाउ टू सॉल्व द पेपर, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को मैंने ये 3 स्टेप में
डिवाइड किया हुआ है। पहले आप लोग अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ लोगे। इस हैंड रिटन नोट से आप लोग अपने कंसेप्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, लॉ के इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद में आप प्लेन रीडिंग करोगे अपने मॉड्यूल से या अपने प्रिंटेड नोट से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप वो चीज को पढ़ लो। एंड स्टेप नंबर 3 विल बी योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आंसर राइटिंग, चाहे आप एक चैप्टर का एक आंसर लो या पूरा चैप्टर लिखो, पूरा पेपर सॉल्व करो, कुछ भी करो, लेकिन आंसर लिखो। एंड दैट इज हाउ यू विल बी प्लानिंग फॉर योर एंटायर चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व कर लिया कि पढ़ाई शुरू करनी कैसे है। ठीक है, तो ये चीज है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग, आई वुड लाइक टू गिव यू सम जनरल टिप्स एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। अकाउंट्स और टैक्स जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसकी प्रैक्टिस रोज होगी एंड रोज होगी। ठीक है, रोज प्रैक्टिस करोगे आप, चाहे अकाउंट्स दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो या बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हो, उसकी प्रैक्टिस आप रोज के रोज करोगे। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। एंड इससे ना आप लोग जो क्लास में टेस्ट होता है, आप लोग जो टेस्ट देते हो ना, उसको टेस्ट को भी रेगुलरली दो। भले टेस्ट में एक बार कम मार्क्स आएंगे चलेगा, बट दिस विल हेल्प यू कि आप आईसीएसआई के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे क्योंकि हमको लगता है कि हम प्रिपेयर नहीं है, हमको ये चैप्टर नहीं आता है, देखो प्रोफेशनल एग्जाम में और सीएस के एग्जाम में यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड 100%, ना ही आपका 100% सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, टेस्ट दो तो पता चलेगा ना। तो भले आपने एक आंसर प्रिपेयर किया हो कि एक चैप्टर प्रिपेयर किया हो, गिव टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, इसी बहाने आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। देन आपने मॉड्यूल देखी होगी आईसीएसआई की, तो आपको हर एक चैप्टर के पीछे कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, वो हर एक चैप्टर के पीछे दिए हुए होते हैं। ओके, बहुत बार अगर आपने अभी तक पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे, जैसे हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं ना, तो कितनी बार मॉड्यूल के वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर में दिया हुआ होता है। तो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं रहते कहीं पे, डिस्कस करना पड़ता है उसको, और वो चीज आप ऐसे सॉल्व करोगे, लेकिन नेवर मिस दैट सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉड्यूल के पीछे हर एक चैप्टर के पीछे आपको वो क्वेश्चंस दिख जाएंगे, उसको भी अच्छे से सॉल्व करो। ओके, एंड द लास्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट कि हमारे ना आसपास अभी हर एक स्टूडेंट के आसपास काफी सारी नॉइजेस सराउंडेड है। मतलब बहुत सारे लोग बहुत चीजों के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नोट्स से रेफर करते हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ अलग चीज कर रहे होते हैं। अब इस सब में ना हमारे पास में सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया हो या स्टूडेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको बोलते हैं अरे ये नोट्स भी है, एक सब्जेक्ट के लिए आपको इसका नोट्स है, उसका नोट्स है, ये चीज है, वो चीज है, फ्रेंड कुछ अलग रेफर कर रहा है। ठीक है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइज यू कि आप ना मल्टीपल सोर्सेज को एक साथ मत सुनो और एक साथ देखने मत बैठो। सेम मैनर में आप मल्टीपल मटेरियल्स एंड नोट्स को एक साथ में मत देखो। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ सुनते हो, तो आप जो आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, और हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है इस सब चीजों में। फिर जब आप मल्टीपल नोट्स एक साथ में रेफर करते हो, तो वो मल्टीपल नोट्स की वजह से क्या होता है, कुछ जगह पे कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दी होगी, या किसी का लिखने का तरीका अलग होगा, किसी ने कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया होगा, हम इसी सब में अटक जाते हैं और हमारा अल्टीमेटली वापस टाइम वेस्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू दैट कि हमको लगता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं और इतना सारा मटेरियल है, मेरा कब पढ़ के होगा। तो मैं आप लोगों के लिए ना ये चीज बहुत सिंपल रखना चाहूंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल को पढ़ो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, अगर आप ये तीन चीजें करोगे ना, दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपल सोर्सेज एंड मल्टीपल नोट्स टुगेदर। ठीक है, तो एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड रखो। आप चाहे जिसको भी सुनते हो, जिसपे भी ट्रस्ट करते हो, जो भी आपका मेंटर हो, गाइडर हो, टीचर हो, जो भी हो, एक जन या दो जन बस मैक्सिमम उन लोगों को सुनो, उन लोगों को उनको फॉलो करो। एंड जितने भी आप लोगों के, बस ये तीन चीजों पे फोकस करो, आपके हैंड रिटन नोट्स, आपका मॉड्यूल और आपके पास्ट ईयर के पेपर। आईसीएसआई का जो गाइडलाइन आंसर है ना, सबसे बेस्ट है वो, उसमें कैसे आंसर प्रेजेंट करना है वो भी लिखा हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दिए हुए हैं, तो वो वहां पे आपको सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बस इतनी चीजों का ध्यान रखोगे, और अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हो,
तो श्योर जून 26 इज योर दैट अटेम्प्ट जहाँ पे आपके मार्कशीट में पास लिखा हुआ होगा ही होगा, ट्रस्ट मी। बस अच्छे से इस चीज को पढ़ो, अच्छे से प्लानिंग फॉलो करो एंड कुछ इस जनरल टिप्स का ध्यान रखो। दिस विल बी अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर यू ऑल एंड फॉर ऑल द CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। जो नया लेबर लॉ आया है, हम उस नए लेबर लॉ के वीडियोस ऑलरेडी बना रहे हैं, उसके नोट्स भी ऑलरेडी अपडेटेड है। आप प्रोविंग्स के यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो आप लोगों को ऑलरेडी दिख जाएगा। प्लस आई एम कमिंग अप विथ वेरी न्यू एक्साइटिंग थिंग्स एंड समथिंग नोट्स एंड ऑल दैट थिंग्स फॉर यू विच विल मेक योर स्टडी सुपर इजी। तो हम वो धीरे धीरे सब कुछ लाने वाले हैं। मीनवाइल सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और ये पूरा का पूरा स्टडी प्लानर और ये जो भी प्लान है मैं आप लोगों के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर रही हूँ, तो फटाफट से वहां से देख लेना। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो एकदम हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल रहा हो। तो फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन रीच आउट मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनीवेयर यू फील कंफर्टेबल। आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।